नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। उनसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी जो राजनीति चल रही है वो किस दिशा में चल रही है, क्योंकि दिल्ली में सरकार है उनकी, पंजाब में सरकार है उनकी और उत्तर प्रदेश में ज़मीनी तैयार करने की संजय सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई नेताओं को यहाँ पर आना पड़ा, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आए, लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, अभी तक कोई सफलता आम आदमी पार्टी को नहीं मिली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर आप काफ़ी दिनों से मंथन कर रहे हैं। कितनी ज़मीन तैयार हो गई? क्या है ज़मीनी हकीकत आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में संगठन को लेके बहुत काम किया, बहुत सारे मुद्दों पे संघर्ष भी किया। वो चाहे तमाम विभागों के भ्रष्टाचार का सवाल हो, वो चाहे नौजवानों का सवाल हो, और चुनाव में जिला पंचायत का चुनाव जब हम लोग लड़े थे तो उसमें ठीक ठाक सफलता मिली थी। और नगर पालिका का जो चुनाव लड़े थे उसमें भी हमारे 7 चेयरमैन जीते थे, जिसमें कि रामपुर की एक बड़ी प्रतिष्ठित सीट थी, वो हमने जीता था। वहीं पे केमरी की एक सीट है, वहां पे भी हम लोग जीते थे। तो नगर पालिका के चुनाव में भी अच्छी सफलता मिली थी। और फिर उसके बाद संगठन पे काम हुआ। मैं फिर जेल चला गया। जेल से आने के बाद पार्टी के प्रचार में दूसरे राज्यों में लोकसभा के चुनाव में जाना पड़ा। अब फिर से एक बार हम लोग प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम अलग अलग प्रांतों में, 8 जो हमारे प्रांत हैं, 8 प्रांतों में इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, वहाँ पे जाके प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम करेंगे। तिरंगा शाखाएं जो हमने शुरू की थी, जिसके माध्यम से हम रचनात्मक कार्य करते थे, नदियों की सफाई का, लोगों की सेवा का, उसको फिर से हम लोग शुरू करेंगे। इसके अलावा संगठन को ग्रास रूट लेवल पे विधानसभा की कमेटियां फिर से पुनर्गठित करेंगे और संगठन के काम को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, उत्तर लोकसभा प्रदेश चुनाव जो हुए थे उसमें हमने लोकसभा देखा, चुनाव में लोकसभा चुनाव में आप मंचों पर रहे, राहुल गांधी के साथ आप मंच पे रहे, कन्नौज में अखिलेश यादव के साथ आप कई जगहों पे मंच पे रहे, साझा किया, आपके कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाई। तो उत्तर प्रदेश में कब इसका परिणाम देखने को मिलेगा, ये भी आपके कार्यकर्ता जानना मिलेगा। चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि राजनीति कोई एक दिन का खेल नहीं है और बच्चों का खेल भी नहीं है। तो उसमें आपको मेहनत करनी होती है। और आज हमने पार्टी बनाई और कल हम कोई विधानसभा या लोकसभा की सीट जीत जाएंगे तुरंत, ये आसान काम नहीं होता है, संभव नहीं होता है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसका परिणाम मिलेगा। 2 चुनावों का जिक्र मैंने किया जिसमें आम आदमी पार्टी को अच्छी सफलता मिली, जिला पंचायत के चुनाव में भी, नगर पालिका के चुनाव में भी। अब विधानसभा लोकसभा की भी बारी है, हमको सफलता मिलेगी। आपको लोगों के बीच में दिखना होगा, संगठन के काम में तेजी लानी होगी, और सेवा और संघर्ष दोनों कामों में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थापित है, ये अपने कर्म से करके दिखाना पड़ेगा एक एक कार्यकर्ता को। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और समय आने पर उसका परिणाम भी दिखेगा। संजय सिंह फायर ब्रांड नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो मुद्दे होते हैं उनको बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो कहीं इसका परिणाम तो नहीं कि आपको जेल जाना पड़ा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मैं जेल चला गया और जेल ही भेज दिया जाता है आपके नेताओं को? क्या वजह है इसकी? देखिए, ऐसा है कि किसी डॉक्टर ने तो मुझे बताया नहीं था कि आपको राजनीति करनी है, और किसी से ये भी नहीं हमने सीखा कि भाई अगर आप राजनीति में हैं तो फिर आपको सिर्फ हमेशा तालियां ही मिलेंगी, हमेशा प्रशंसा ही मिलेगी, हमेशा माला ही मिलेगी। कभी कभी ऐसे शासक आएंगे जिनसे लड़ते वक्त आपको जेल में भी जाना पड़ेगा, एफआईआर भी होगा, मुकदमे भी होंगे, लाठी भी चलेगी आपके ऊपर, आपको सड़कों पे घसीटा भी जाएगा, और हो रहा है देश के अंदर। उसके भुक्तभोगी हम लोग भी हैं। आज तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर से इंडिया गठबंधन की, पूरे देश में उठा के देख लीजिए कितना ईडी सीबीआई का दुरुपयोग उनके खिलाफ हुआ।
जो देश के प्रधानमंत्री के साथ मिल जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, जो उनके खिलाफ बोलता है वो जेल में जाता है। आप बताइए ना, आपने हमारे मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, शिक्षा मंत्री को आपने 17 महीने जेल में रखा, 2 साल से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, मुझे उठा के 6 महीने आपने जेल में रखा। गुनाह क्या है ये तो बताइए। एक पैसे की बरामदगी किसी के घर पे नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं है, कोई सोना नहीं मिला, कोई गहना नहीं मिला, कोई जमीन का प्लाट नहीं मिला। उसके बाद भी हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, उठा के आपने जेल में डाल दिया। इतने इतने लंबे समय तक सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए आप। और दूसरी तरफ क्या है, जिसके बारे में खुद भारत के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार, वो किसके साथ है? खुद मोदी जी के साथ, छगन भुजबल मोदी जी के साथ, हसन मुशर्रफ मोदी जी के साथ, नारायण राणे मोदी जी के साथ, जनार्दन रेड्डी मोदी जी के साथ, मुकुल राय मोदी जी के साथ, शुभेंदु अधिकारी मोदी जी के साथ। आप बताइए, हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की थी बीजेपी ने, वो मोदी जी के साथ। और बाकी जो इनके खिलाफ बोल रहा है, हेमंत सोरेन को 5 महीने आपने जेल में रखा और हाईकोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 5 महीने तक एक मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में रखा, उसका जवाबदेही उसकी किसकी है? 17 महीने तक आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, उनकी जिंदगी के वो 17 महीने जो बर्बाद हुए, जो दिल्ली के बच्चों की शिक्षा में काम आते, जो हिंदुस्तान की और दिल्ली की बेहतरी में काम आते, उसको वापस कौन करेगा? उनकी पत्नी को जो मानसिक पीड़ा और कष्ट हुआ, उसको कौन लौटाएगा? कौन लौटाएगा? अरविंद केजरीवाल के ये महत्वपूर्ण समय जो वो दिल्ली के विकास के लिए लगाते। दिल्ली में बिजली फ्री किया उन्होंने, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, इतने सारे काम। उनकी सराहना करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। आपने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग पर तानाशाही सवार है। तो ये कष्ट, ये पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है कि जो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उनके साथ झुक जाएगा, मिल जाएगा, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। जो उनके सामने झुकेगा नहीं, भले ही कितना ईमानदार हो, उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो ये यातना झेल, संजय सिंह के ऊपर एक आरोप और है कि ये यातना झेल रहे हैं। तो इसलिए मैं आज देखिए, बहुत अफसोस की बात है, जिस आदमी ने इतनी अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, इलाज का इंतजाम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, मुनाफे का बजट दिया पिछले 10 सालों में दिल्ली के लिए, उनको जेल में रखा हुआ है आपने। तो ये बातें मुझे लगता है इस देश के लोग कभी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए माफ नहीं करेंगे। आपने ईडी सीबीआई को अपना एक हथियार बना लिया है विपक्ष को तोड़ने के लिए। पूरे देश में ममता बनर्जी के मंत्री जेल में, अनिल देशमुख जेल में रहे, संजय रावत जेल में रहे, किसको छोड़ा इन्होंने? आप बताइए। तो इसलिए स्टालिन के मंत्री जेल में, अखिलेश यादव जी को सीबीआई का नोटिस मिल जाता है। तो आपने एक हथियार बना लिया है विपक्ष को दबाने के लिए, ईडी सीबीआई। संजय सिंह के बारे में एक आरोप और भी है कि ये फायर ब्रांड नेता हैं, सबकी बखिया तो उधेड़ते ही हैं, साथ में अराजक भी हैं। जिस तरह से राज्यसभा में माइक तोड़ डाला किसानों को मुद्दों पर, और झगड़ा करते हैं, बार बार निलंबन हो जाता है। क्यों करते हैं सर ऐसा आप, कि बार बार आपको जो है वो निलंबित कर देते हैं उठा के? अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं क्या? आप मुझे बताइए, देश के किसानों की हड्डियां तोड़ी जाएंगी, 750 किसान अपनी शहादत देंगे, उनके खिलाफ 3 काला कानून लाया जाएगा कि उनकी जमीनों पे कब्जा कैसे करना है पूंजीपतियों को, उनके खिलाफ कानून लाया जाएगा कि उनकी मंडियां खत्म की जाएंगी, और मैं वहां पर बैठ के सिर्फ इस अत्याचार और अन्याय को देखता रहूं? तो ठीक है, मैं कई बार विरोध करता हूं, जिसके कारण मुझे निलंबित किया जाता है, सदन से बाहर किया जाता है। मैंने तो कई कई रातें संसद के परिसर में गुजारी हैं। हाँ, देखा हम लोगों ने। तो हम वहां विपक्ष के नेता के तौर पे गए हैं, वहां चाय पी के सोने नहीं गए हैं। जनता के मुद्दों पे आवाज उठाएंगे, एक नहीं 1000 बार उठाएंगे, और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा भुगतेंगे। मैंने मणिपुर हिंसा का मसला उठाया, 11 महीने मुझे सस्पेंड करके बाहर रखा गया, 11 महीने। आप बताइए,
क्या मणिपुर की हिंसा में जहां पर हमारे एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, वो मुद्दा देश के सदन में नहीं उठाना चाहिए? जहां हमारे किसानों पे लाठियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो मुद्दा सदन में नहीं उठाना चाहिए? ये एक अलग तरह की बहस चलाई जाती है देश में। अरे अरे, गरिमा गिरा दी, मर्यादा तोड़ दी, और जो उन महिलाओं की मर्यादा तार तार की जा रही है, जो हमारे अन्नदाताओं को लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके सामने कीलें गाड़ दी जा रही हैं सड़क पे, वो गलत नहीं है? तो इसलिए जहां मुझे जनता ने भेजा है, हमारी पार्टी ने भेजा है, केजरीवाल जी ने भेजा है, वहां हम काम करने के लिए गए हैं, लोगों की आवाज उठाने के लिए गए हैं। किसी व्यक्तिगत मामले में मैंने कभी अगर कोई गतिरोध पैदा किया हो सदन में तो बताइए आप। कहते साहब पिछले कार्यकाल में मेरे ऊपर आरोप लगा कि 56 बार ये बेल में आ गए, तो मैं कब किसके लिए गया? आए तो कभी आपने दिल्ली के अंदर दुकानें तोड़ी, तब उनकी आवाज उठाई, व्यापारियों की दुकानें आपने तोड़ी सीलिंग के नाम पे। कभी आपने किसानों को तंग किया, कभी मणिपुर की हिंसा हुई, कभी हाथरस हुआ। तो जब कोई मामला होगा तो हम लोग क्या सदन में बैठ के सोते रहेंगे? तो मैं एक जागृत सांसद हूं, सो नहीं सकता। अगर कुछ ऐसे मामले होंगे तो आवाज उठाऊंगा। आप इस तरह से दहाड़ते हैं, सदन में भी दहाड़ते हैं, सड़क पे भी दहाड़ते हैं, मीडिया में भी दहाड़ते हैं, और लेकिन अभी आजकल ये देखा जा रहा है थोड़ा नरम नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के प्रति। बोल नहीं रहा है आजकल, उनके ऐसे तो पूरा उनके सरकार को झंडा उठाए रहते थे, परमानेंट आप लिए घूमते रहते थे, भ्रष्टाचार उजागर करते थे। आजकल एकदम सन्नाटे में है, क्या वजह है इसके पीछे? नेम प्लेट का मुद्दा किसने उठाया था मुजफ्फरनगर के? किसने बोला था सदन में? मैंने आवाज उठाई थी। लेकिन आज की तारीख में बड़े मुद्दे क्या हैं? तो अभी बड़ी लड़ाई मोदी और अमित शाह के खिलाफ है। कोई मसला राज्य सरकार से जुड़ा आता है वो भी बोलते हैं। इसलिए इस आधार पर मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मोदी और अमित शाह अगर मिलकर तानाशाही करके एक एक आदमी को टारगेट करके जेल में डालेंगे, हमारे संसाधनों की लूट करेंगे, इनके करीबी लोग हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूटकर विदेशों में बैठ के सरकार की व्यवस्था को चिढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से मोदी से सवाल पूछा जाएगा। और हमने तो यह भी बता दिया था आपको चुनाव के पहले कि मोदी और योगी के बीच क्या खटपट चल रही है। केजरीवाल जी ने कहा था कि इनको हटाने की मुहिम चलेगी, और शुरू हो गई। देखिए आप, ये खबरें कहां से? ये लोग तो कह रहे हैं ऑल इज वेल। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता साहब ऑल इज वेल कहते हैं, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल लगता है आपको? उनके दो उप मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते हैं, ऑल इज वेल कैसे लग रहा है आपको? तो इसलिए उसको छिपाने की चाहे जितनी कोशिश करें, इनके बीच में अंदरूनी एक झगड़ा लड़ाई तो चल ही रहा है। और आप देखिए कि आज जितने अंतर विरोधों से भारतीय जनता पार्टी खुद घिरी हुई है, इसके आने वाले दिनों में परिणाम भी आपको दिखेंगे। अभी 10 सीटों के चुनाव हैं, उसमें भी आप देखिएगा, और उसके बाद भी आप देखिएगा। इसलिए आप कह रहे हैं मुझसे कि मैं योगी का विरोध नहीं करता। अरे योगी का विरोध करने के लिए उनकी पार्टी में ही बड़ी लंबी तादाद है। अब मेरे विरोध की चिंता मत कीजिए। नहीं, जबान योगी का विरोध करने के लिए मोदी मौजूद है, योगी का विरोध करने के लिए अमित शाह मौजूद है, योगी का विरोध करने के लिए केशव मौर्य मौजूद है, तमाम और उनकी पार्टी के नेता मौजूद हैं। तो संजय सिंह विरोध नहीं कर रहे हैं, इस बात की चिंता मत कीजिए। हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के सबसे बड़े तानाशाह से लड़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तानाशाह घोषित कर दिया आपने? बिल्कुल घोषित है। क्या होती है और तानाशाही, आप मुझे बताइए। एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में रख रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने वाले एक स्वास्थ्य मंत्री को आपने 2 साल से जेल में रखा हुआ है, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आदिवासी समाज के एक मुख्यमंत्री जो 5 महीने तक जेल में आपने रखा और कोर्ट ने बाद में कह दिया कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तानाशाही नहीं है तो और क्या है? 6 महीने आपने एक राज्यसभा के सांसद को बिना किसी आरोप, बिना किसी गलती, बिना किसी प्रमाण के जेल में रखा, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आप बताइए मुझे।
और आज भी भारत के प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप इतने घृणा से भरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे तो समझ में नहीं आता। बताइए, भारत का प्रधानमंत्री चुनाव में महंगाई पे नहीं बोलता, भारत का प्रधानमंत्री चुनाव में मटन, मछली, मुर्गा, मदरसा, मुगल, मुजरा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो आप अगर नफरत और घृणा से भरे हुए हैं, 15 अगस्त के दिन भी आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने में ही आपकी पूरी ऊर्जा जा रही है, तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और मैं समझता हूं मैं उस जिम्मेदारी को उठा रहा हूं, बखूबी निभा रहा हूं उस जिम्मेदारी को। अब उसका खामियाजा जो भुगतना है भुगत रहे हैं। खामियाजा तो आप कह रहे हैं कि भुगत रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अदालतें हैं, एजेंसियां हैं, वो जो निर्णय करती है अदालत, आपको 3 साल की अभी फिर सजा हो गई, क्या है उसका क्या मामला है? 3 साल की, 3 महीने की, सॉरी 3 महीने की सजा हो गई। देखिए, ऐसा है कि बगैर कुछ जाने समझे खाली हल्ला मचाने से तो काम चलता नहीं। मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से बीजेपी वाले लड्डू बांट रहे हैं कि अब तो ये फिर इसको जेल में जाना पड़ेगा 3 महीने के लिए, सजा हो गई है, ऐसा है वैसा है। पहले पूरा मामला समझना चाहिए क्या हुआ है। 2001 में 36 घंटे तक बिजली पानी की समस्या हमारे शहर में थी, सुल्तानपुर में जी। और उस समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। उस समस्या के धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के, वो उस समय विधायक नहीं थे, एक पूर्व विधायक अनूप संडा जी, उनका नाम, नगर पालिका के उस समय के बीजेपी के चेयरमैन, उनका नाम था। मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का उस समय जिलाध्यक्ष था, मेरा नाम था। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, उसका नाम था। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, उनका नाम था। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के सभासद, उनका नाम था। पता है आपको, मेरे चक्कर में 6 लोगों को सजा हो गई। सभी दलों के नेता हैं उसमें, सभी दलों के नेता हैं उसमें। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था, आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूं। पहले पूरा मामला तो भाजपाइयों को समझ लेना चाहिए। हाँ, बड़ी चर्चा है भारतीय जनता पार्टी की भी। अरे सुन तो लीजिए, उनको तो किसी बात से खुशी है कि संजय सिंह को फिर जेल में जाना पड़ेगा, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी नफरत में आदमी अपना नुकसान करने पर भी जश्न मनाता है। बीजेपी के 2 नेता मेरे साथ, उनको सजा हुई है, एक टीवी चैनल ने नहीं चलाया। यह पत्रकारिता है। एक टीवी चैनल ने नहीं चलाया कि बीजेपी के नगर अध्यक्ष और बीजेपी के उस समय के महामंत्री, जो 6 लोगों को सजा हुई है, उसमें वो भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी के सभासद, पूर्व सभासद और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ, उनको सजा हुई है। और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा, उनको भी सजा हुई है। अब बताइए आप, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर मैं राजनीति कर रहा हूं, अगर हमारे क्षेत्र में बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की कोई समस्या होगी तो मैं उसके लिए आवाज नहीं उठा सकता, फिर तो कोई नेता धरना प्रदर्शन करेगा ही नहीं। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। और आपने इस पूरे केस को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो बीजेपी वालों को कम से कम पढ़ा दीजिए। इसमें एक भी पब्लिक का आदमी, उसकी गवाही नहीं है कि संजय सिंह ने हमारा रास्ता रोका या हमारे लिए व्यवधान उत्पन्न, एक सिंगल गवाही नहीं है कि हमारे लिए व्यवधान उत्पन्न किया। उसके बाद भी 23 साल पुराने मुकदमे में मुझे सजा हो गई, जिसमें हमारे साथ 2 बीजेपी के नेता हैं। लेकिन आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो भाजपा के 2 नेता उस वक्त हमारे साथ थे और उन्होंने अच्छा काम किया। बिजली और पानी की लड़ाई में वो शामिल हुए। मैं उनके लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। बीजेपी ने भले उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उनके न्याय की लड़ाई हम उनके लिए भी लड़ेंगे। ये तो राज्य सरकार के हाथ में था, चाहते मुकदमा वापस ले लेते। लेकिन संजय सिंह को 3 महीने जेल में भेजना है, इसलिए अपने 2 लोगों को भी, और एक भी व्यक्ति ने, मुझे सबसे ज्यादा नाराजगी कह लीजिए या गुस्सा कह लीजिए या मतलब अफसोस इस बात का है, एक टीवी चैनल ने नहीं चलाया कि संजय सिंह के साथ 2 बीजेपी नेताओं को भी सजा हो गई है।
दो कांग्रेस के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को तो खैर वो चला सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं चलाया। संजय सिंह बड़ा नाम है इसलिए चलाया होगा। मैं कह रहा हूं आपको पूरा फैक्ट्स तो जानना चाहिए, उस केस में क्या है। जो पुलिस वालों के बयान है वो भी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, अलग विरोधाभासी बयान है। तो अगर आपको इस बात, अगर कहीं से बीजेपी को यह गलतफहमी है कि संजय सिंह को बार बार जेल में भेजने से इसको हम चुप करा लेंगे, इसको हम खामोश कर लेंगे, तो मैं इसको बचकानी हरकत कहूंगा। ये बचकानी हरकत मेरे साथ नहीं करनी चाहिए। हम सच के लिए बोलते हैं, बोलते थे और बोलते रहेंगे। अब उसमें मैं मानता हूं ऐसा कि आपको नाराजगी हो सकती है और उस नाराजगी के कारण आप हमें जेल में भेज सकते हैं, लाठियां चलवा सकते हैं, मुकदमे लिखवा सकते हैं, तमाम तरीके की यातनाएं दे सकते हैं, प्रताड़नाएं दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से तैयार हूं। आप जितनी यातनाएं देना चाहते हैं दीजिए। लेकिन इस केस में खास तौर से मैं इतने दिन से इसलिए नहीं बोल रहा था कि इसमें मुझे यातना देने के चक्कर में दो बीजेपी के नेताओं को भी यातना दे दी उन्होंने, उनको भी सजा हो गई। अरे कम से कम उनका नाम निकाल देते, उनका नाम मुकदमे से विचारों का निकाल देते। आपको मुझसे दुश्मनी थी ना, अपने अपने कार्यकर्ता को आपने सजा दे दी। ये ठीक नहीं किया बीजेपी के लोगों ने। अच्छा, क्रीमी लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण को, उसको किस तरह से देखते हैं आप? उस देखिए, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन की योजना तो है नहीं। आरक्षण की व्यवस्था क्यों लागू हुई? क्योंकि समाज में जातिगत आधार पर भेदभाव की व्यवस्था थी। हजारों हजार साल से समाज के एक बड़े वर्ग को जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था लेके आए बाबा साहब संविधान में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के चंद पढ़े लिखे लोगों में से थे, दुनिया के चंद पढ़े लिखे लोगों में से थे। लेकिन जिस कुर्सी पे बैठते थे उसको गंगा जल से छिड़काव वहां किया जाता था। उनका चपरासी उनको पीने के लिए पानी नहीं देता था। तालाब में पानी पीने के लिए अपने समाज के साथ मिलकर उन्होंने लंबा संघर्ष किया, लाठियां खाई, उनके लोगों के घर जलाए गए इसलिए कि वो तालाब में पानी पीने के लिए गए, पानी पीने के लिए गए। आज आजादी के 78 साल के बाद क्या हो रहा है? भारत की मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता, प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, भागवत जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, आनंदीबेन पटेल जी जाती हैं। भारत की राष्ट्रपति क्यों नहीं थी वहां पे? क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाए जाते। योगी जी जाते हैं, आनंदीबेन जी जाती हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भागवत जी जाते हैं। जब मुख्यमंत्री जाता है, राज्यपाल जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं जाता? क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से थे। ये भेदभाव 78 साल के बाद भी उच्च पदों पे, सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोगों को भी ये दंश झेलना पड़ता है। आज भी हम देखते हैं कि दलित को गांव में घोड़ी पर बैठने की इजाजत नहीं होती। आज भी हम देखते हैं कि बच्चे एक दलित महिला से बना हुआ खाना मिड डे मील में नहीं खाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि गुजरात में एक बच्चा जो दलित समाज का था, उसने गेंद छू ली तो उसका अंगूठा काट लिया गया। इसलिए यह आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई कि हजारों वर्ष से जिस समाज को पीछे रखा गया है जाति के आधार पे, उनको आरक्षण की व्यवस्था देंगे और उनको आगे लेके आएंगे। डॉक्टर लोहिया ने इसको विशेष अवसर का सिद्धांत कहा। लोहिया जी ने कहा, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, उनमें प्रतियोगिता नहीं हो सकती। जो 0 पॉइंट पे खड़ा है उनको आगे लाना होगा। तो ये क्रीमी लेयर का सवाल तो बिल्कुल इसमें क्यों शामिल किया गया मुझे नहीं मालूम। ये कोई गरीबी उन्मूलन की योजना नहीं है। इसका नुकसान क्या है अब सुनिए आप। मान लीजिए दलित समाज का एक नेता आरक्षित सीट से सांसद बन गया, वो तो चला गया क्रीमी लेयर में,
दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एक विधायक बन गया आरक्षित सीट से, दोबारा उस सीट से नहीं लड़ पाएगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर हो गया। एक स्टेट में मंत्री बन गया या केंद्र में मंत्री बन गया, क्रीमी लेयर हो गया, दोबारा अपनी सीट से। एक क्षेत्र से 2 बार 3 बार कोई सांसद जीतता है, तब उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है, तब उसकी एक राजनीतिक छवि बनती है, तब उसका रामविलास पासवान जी कई बार अपनी सीट से जीते, तब उनको पूरा देश जान पाया। तो आप इस दलित समाज की और आदिवासी समाज की लीडरशिप को भी आप समाप्त करना चाहते हैं ये क्रीमी लेयर के चक्कर में, एक बात। दूसरी बात, ओबीसी में आपको मालूम है 1992 के बाद, इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद वहां क्रीमी लेयर लागू हो गया। ओबीसी समाज के लोगों को जिनकी आमदनी है ज्यादा, उनको आरक्षण नहीं मिलता है। कई बार एक गलत बहस चलाई जाती है, करे भाई इनके लड़के को आरक्षण क्यों जरूरत है, ये तो फला पोस्ट पे। ओबीसी में तो खत्म है, ओबीसी में आरक्षण है नहीं क्रीमी लेयर का। अब वो चीज आप दलितों और आदिवासियों के लिए लाना चाहते हैं, जिससे कि बड़ा वर्ग राजनीतिक भागीदारी में और नौकरियों की भागीदारी में पीछे हो जाएगा। क्या चाहते हैं केंद्र से? एक बात, अब और आगे आ जाइए, दो फैस, थोड़ा इसको समय देना पड़ेगा आपको। एक है क्लास क्लासिफिकेशन, कास्ट कोटा विद इन कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण अलग अलग जातियों के आधार पर, यह कहा गया। अब ये आप कैसे तय करेंगे? आपको पता ही नहीं कोरी समाज के कितने लोग हैं, पासी समाज के कितने लोग हैं, सोनकर समाज के कितने लोग हैं। तो ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि आप जातीय जनगणना कराइए और तब आप पता कीजिए किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है और उनकी आर्थिक राजनीतिक कितनी भागीदारी है। तभी तो आप तय कर पाएंगे कि किस जाति के लोगों को कितना आरक्षण देने की आवश्यकता है। तो आप जातीय जनगणना के नाम पे हाथ पांव फूल जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसको भारत की सरकार को, जो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि उसको वो रद्द करेंगे, विपक्ष ने भी इस पे मांग उठाई है कि उसको, उस फैसले को सदन में गिराएंगे, तो ये करना चाहिए। लेकिन निजीकरण से और धीरे धीरे करके इनकी मंशा है देश के अंदर आरक्षण को खत्म करने की। एक आरटीआई की जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि अपने चैनल पे आप चलाइएगा भी। प्रोफेसर की पोस्ट पे, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे देश भर के 40 विश्वविद्यालयों में एसटी, एससी, ओबीसी के 90% पद खाली पड़े हुए हैं। 90% तो आरक्षण तो मार ही रहे हैं ये। सरकारी कंपनियों को निजी कंपनी बना लेते हैं, कौन सा आरक्षण है वहां पे? तो आरक्षण खत्म करना बीजेपी का बड़ा लक्ष्य है। इस पे हम सब लोगों ने आवाज उठाई है, इसके कारण से प्रधानमंत्री ने अभी तो कहा है, देखिए क्या करते हैं। विनेश फोगाट का मामला बड़ा छाया रहा, फाइनल में पहुंचने के बाद भी वो नहीं लड़ पाई। उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई। आपकी पार्टी और आप लोग क्या सोचते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है? बिल्कुल साजिश है, ऐसा मैं बिल्कुल सोचता हूं कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है। इसलिए सोचता हूं कि जब विनेश फोगाट गई, उनका वजन हुआ, तब बिल्कुल वजन ठीक था। क्वार्टर फाइनल जीता, वजन हुआ, वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीता, वजन हुआ, वजन ठीक था। और फाइनल में जब स्वर्ण पदक मिलने की प्रबल संभावना थी, क्योंकि विनेश फोगाट ने उस महिला पहलवान को हराया था जो 82 बार से नहीं हारी थी, 4 बार की विश्व चैंपियन को हराया था। तो जब फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने की संभावना थी, तो 100 ग्राम ओवरवेट दिखा के उनका पदक उनसे छीन लिया गया। चलिए वो भी ठीक है, आपने 100 ग्राम की वजह से फाइनल नहीं खेलने दिया। जो सिल्वर जीता,
जो सेमीफाइनल जीता विनेश फोगाट ने, वो तो ठीक वजन पे था, वो तो ठीक वजन पे था। फिर वो सिल्वर क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री ने अपना प्रतिरोध दर्ज कराया? क्यों नहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने वहां अपना प्रतिरोध दर्ज कराया? कीनिया जैसा छोटा सा मुल्क, उसके एक खिलाड़ी का सिल्वर मेडल छीना गया, उन लोगों ने लड़ के अपना सिल्वर मेडल लिया और हमारे लोग जश्न मना रहे हैं। भारत की एक बहादुर बेटी स्वर्ण पदक से वंचित रह गई, पूरी की पूरी बीजेपी जश्न मना रही है। क्या देश इस अपमान को भूल पाएगा? जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, विनेश फोगाट को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। उस चुनौतियों को पार करके भी वो स्वर्ण पदक लेने जा रही थी। शायद इस बात को भारत के जो रहनुमा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये गहरी मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये गहरी साजिश के तहत विनेश फोगाट का मेडल छीना गया है। वरना मान लीजिए एक बार के लिए कि आपने स्वर्ण पदक नहीं भी दिया, लेकिन जो कुश्ती 50 से कम वेट में, 50 से कम वजन में विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल जीता था, उसका सिल्वर क्यों नहीं दिया? कोई जवाब है इसका? कोई जवाब नहीं। वक्फ एक्ट को लेकर बड़ा बवाल मचा। सरकार वक्फ अधिनियम नया लाना चाहती थी। 1995 वक्फ एक्ट था, उसको चेंज करने थे, कुछ उसमें जो अधिनियम थे उनको बदलना था, तो उसको लेकर काफ़ी हंगामा प्रवर समिति को भेजा गया है। उसके जेपीसी सदस्य आप भी हैं। क्या है मामला? इसको, ये जो बदलाव होने जा रहा था, इसको क्यों स्वीकार नहीं किया आप लोगों ने? और अब जेपीसी में जाएगा तो क्या होगा? इसमें लोग जानना चाह रहे हैं। वक्फ का मामला चूंकि बहुत बड़ा है कि ऐसा है, जमीन अब बची नहीं, तो किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लेके आए कि उनकी जमीनें हम अपने दोस्तों को देंगे। वो लोग लड़ने के लिए सड़क पे आ गए, तो वो काला कानून वापस लेना पड़ा। अब किसानों की भी जमीन नहीं ले सकते। अब वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है, सेना और रक्षा विभाग, रेल और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। तो वक्फ की जमीन कब्जा करके अडानी को देंगे, अपने दोस्तों को देंगे, ये इनका बड़ा मकसद है। फिर इससे खाली होंगे तो देश भर में जितने गुरुद्वारे हैं उनकी जमीनों को कब्जा करके देंगे, फिर जितने चर्च हैं उनकी जमीनों को कब्जा करके देंगे, फिर जितने आदिवासियों की जमीनें हैं उनको कब्जा करके देंगे, फिर जितने पट्टे की दलितों की जमीनें हैं उसको। ये रुकेगा कहां? कोई अंदाजा है? अरे भाई, किसी धार्मिक काम के लिए, किसी सामाजिक काम के लिए वक्फ किया किसी ने अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को, और ये कहा, मरते समय लिख के गए, उसके पहले लिख के गए कि भाई ये जमीन या ये जायदाद इस काम में आनी चाहिए। उसके लिए केयर टेकर बनाए गए, उसकी आमदनी कैसे इस्तेमाल होनी है वो लिख के गया जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को वक्फ किया। उसमें तुम्हारा क्या लेना है? तू कौन, मैं खामखा? क्या है भैया तुम्हारा? नहीं, मेरी जमीन है मान लीजिए, और मैं अपने घर के आगे मैंने कहा भाई यहां मंदिर बनना चाहिए। आप कौन होते हैं चौधरी भाई? आप कैसे रोक सकते हैं? हमारी जमीन है, हमने वहां पे कहा कि स्कूल बनना चाहिए, इस स्कूल से जो आमदनी हो वो गरीबों के हित के लिए लगनी चाहिए। इससे बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो ये बिल्कुल कहीं से भी मत समझिएगा कि ये खाली आज ये एक मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा। अगला नंबर गुरुद्वारों की जमीन कब्जा होगी। लिख लीजिए कहीं कागज होगा तो, कि मैं जब बोलता हूं तो उस समय लोग कहते हैं कि यार ये तो खाली जबरदस्ती टारगेट हो रहा, बाकी सारी बातें सच होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में भी मैंने जल जीवन मिशन को लेकर जो सवाल उठाए थे वो सारे सही सामने आ रहे हैं। जो सवाल मैंने जब उठाए हैं, हिंडनबर्ग को लेकर जो सवाल उठाए थे वो सामने आ रहे हैं। सेबी की कंपनियां, सेबी की प्रमुख फर्जी कंपनियां बना रही है, उसको आपने सेबी प्रमुख बना रखा है। उसी पते पे उसके ऑडिट करने वाले सीए फर्म का भी रजिस्ट्रेशन है, उसकी 3 फर्जी कंपनियों का भी रजिस्ट्रेशन है। ना कर्मचारी का पता, ना कंपनी का पता, और वो सेबी की प्रमुख है। वो अडानी की जांच कर रही है जिसने अडानी के फंड में पैसे लगा रखे हैं। बताइए आप, ये सब मामला सबसे पहले हमने उठाया था
मुकदमा भी इसलिए तो जो हुआ मैं था। कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल हुआ, जेल भी गए उसी वजह से। तो आज इसको नोट कर लीजिए, अगला नंबर गुरुद्वारों की जमीन कब्जा होगी, फिर चर्च की जमीन कब्जा होगी, फिर अगला नंबर होगा दलितों की जमीन कब्जा होगी, आदिवासियों की जमीन कब्जा होगी। इनको अपने दोस्त अडानी के नाम पूरा इंडिया नीलाम करना है। 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है प्रधानमंत्री जी ने। 3.5 लाख रुपए तो पूरी 3.5 लाख करोड़ रुपए तो पूरी तरीके से माफ कर दिया है। मैंने पूरी लिस्ट पार्लियामेंट में पढ़ी है। 43 कंपनियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए। तो आप कल्पना कीजिए इस देश के साथ क्या हो रहा है। कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल ठीक बात है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां खड़े हैं? 142वें पायदान पे। खुद भारत की सरकार मानती है कि 82 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन की जरूरत पड़ती है। तो आर्थिक उन्नति किसकी हो रही है? आर्थिक उन्नति हो रही है प्रधानमंत्री जी, बीजेपी और उनके चंद मित्रों की। इसीलिए दिन रात मित्रों मित्रों करते रहते हैं। तो ये वक्फ के इसमें सारे पक्ष हम रखेंगे और दूसरे राज्यों में भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं इसका मेंबर हूं, तो और सारी डिटेल्स कलेक्ट करूंगा। इसमें किसी का कोई, सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपनी जमीन जायदाद को किसी व्यक्ति ने अपने धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए उसको दान दिया, उसकी आमदनी को अपने समाज के लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दान दिया। ये तो सभी जगह होता है। हमारे अग्रवाल समाज के लोग करते हैं हमारे यहाँ हम लोगों के पुरखों ने बहुत सारी जमीनों को धर्मार्थ कार्य के लिए दिया है। तो आप क्या करेंगे? आप उसको कब्जा कर लेंगे? चलिए एक अभी सवाल, ऐसा कानून नजूल की जमीनों पे कब्जा करने के लिए आ गया। नजूल की जमीन पे बड़ा बवाल मचा यहाँ पे विधानसभा में। कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही विरोध किया। 13,000 एकड़ जमीन सेना की अयोध्या में उठाकर अपने दोस्त अडानी को दे दिया गया। भारतीय सेना के लिए जो जमीन आरक्षित थी, कोई है बोलने वाला? तो ये वक्फ के मसले को जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं, करे मुसलमान ठीक किया जाए, मुसलमान को ठीक करते करते पूरे देश को इन लोगों ने ठीक कर दिया है। एक सवाल ये था कि आप बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। आप जेल से बाहर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी कब छूटेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्दी ही बाहर आएंगे, क्योंकि उनका मामला आप समझिए, एक पैसे की कोई बरामदगी नहीं उनके यहाँ से, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई गहना नहीं, कुछ प्रमाण उनके खिलाफ नहीं मिला। लोअर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ, ऑर्डर की कॉपी के बगैर ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट और उनकी रिहाई पर रोक लग गई। फिर एक नया सीबीआई का झूठा मामला बनाया गया, तो ईडी में सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी, लेकिन उनको सीबीआई का एक फर्जी नया मामला बना के जेल में रोके रखा गया है। तो बहुत जल्दी ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। और देखिए, हम लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस है। ये देश ऐसे आसानी से आज़ाद नहीं हुआ। हमारे नौजवानों ने बहुत कुर्बानी दी है, वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है। ये देश आज़ाद हुआ है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद राजेंद्र अड़ी, शहीद रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह। इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब ये देश आज़ाद हुआ है। इसको हिंदू मुसलमान करके, नफरत फैला के, देश को बांट के इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। और दुनिया का जो भी मुल्क उन्माद की राजनीति के चक्कर में फंसता है, वो बर्बाद हो जाता है। उन्माद की राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। जब आप देश को लूट कर अपने चंद पूंजीपति मित्रों को सिर्फ बढ़ाने की सोच रखेंगे और देश में नफरत फैलाएंगे कि उस भ्रष्टाचार की ओर लोगों का ध्यान न जाए, तो इसके आने वाले दिनों के परिणाम देश के लिए बहुत खराब होंगे। और किसका भला आप कर रहे हैं भाई? आप कहते हैं हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं। इस देश में अशिक्षा होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का।
किसानों को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। देश में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ेगी तो नुकसान किसका? हिंदुओं का। सड़कें अगर टूटी रहेंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। न्याय नहीं मिलेगा, थाने में पैसे और रिश्वतखोरी होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। अग्निवीर योजना लाकर अगर देश के नौजवानों के साथ छल किया जाएगा तो नुकसान किसका? हिंदुओं का। सबसे बड़ी आबादी देश में हिंदुओं की है ना, तो अगर सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है तो जितनी तरह की समस्याएं आपकी नीतियों की वजह से पैदा हो रही हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान भी तो हिंदुओं का है। अब हिंदुओं तो की आप बात हिंदुओं का भला कैसे कर रहे हैं? हिंदुओं की बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या नगरी में आपने हजारों मकान तोड़ डाले लोगों के, कौन सा हिंदुओं का भला कर रहे हैं? काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने मंदिर तोड़ डाले काशी के अंदर, यही पाप लगेगा इन लोगों को, याद रखिएगा मेरी बात। इन्होंने मंदिरों को और पुरातन मंदिरों को काशी में तोड़ा है, घर तोड़े हैं, अयोध्या में पुराने मंदिरों और घरों को तोड़ा है, और जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे सब हार गए। अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, श्रावस्ती हारे, रामपुर हारे, सीतापुर सब तो हार गए। जहां राम का नाम जुड़ा है, सीता का नाम जुड़ा है, सारी सीटें हार गए। तो प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने तो जमीन में चंदा चोरी कर ली, वहां पे राम को भी नहीं बख्शा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप देश के अंदर उन्माद फैलाकर अपने दोस्तों की भलाई का रास्ता जो साफ करना चाहते हैं, इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। सर, हिंदुओं की बात हो रही है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर बड़ा जुल्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बहुत तेज़ी के साथ उठा रहे हैं कि साहब वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, और अब नहीं बोल रहे। जितने सेकुलर लोग हैं, आप लोगों पर तंज भी रहता है, राहुल गांधी पे तंज रहता है, आपके लोगों पे तंज रहता है, अखिलेश यादव पे तंज रहता है, विपक्षियों पे, कि अब हिंदुओं की आवाज़ नहीं उठ रही है। ये आरोप कौन है नहीं आप लोगों बोल पे। रहा है? कौन नहीं बोल रहा है? आप लोगों पे आरोप है। किसकी सरकार है देश में? कौन है भारत का प्रधानमंत्री? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं 24 घंटे की मोहलत दें बांग्लादेश को, वहां की अंतरिम सरकार से बात करें और कहें कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार रुकना चाहिए, नहीं तो हम चढ़ाई कर देंगे आपके ऊपर। दिखाइए हिम्मत और साहस। हमने रोका है आपको। भारत के विदेश मंत्री, मैं उस समय सदन में था, उन्होंने आके वक्तव्य दिया है, उसको दिखाइए आप अपने टीवी चैनल पे। एस जयशंकर जी ने साफ तौर पे कहा कि मुझे वहां की अंतरिम सरकार और वहां की संस्थाओं ने आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है कि वहां माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ गलत नहीं होगा, उनकी रक्षा सुरक्षा हम करेंगे। ये कौन कह रहा है? भारत का विदेश मंत्री। तो भाजपाइयों को नहीं बोलना चाहिए विदेश मंत्री से और प्रधानमंत्री से? और विदेश मंत्री के वक्तव्य के पहले हम लोगों से अनुरोध किया गया कि जो स्टेटमेंट विदेश मंत्री देंगे उस पर आप लोग बयान, उनसे आप सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। हमने उसका पालन किया, हम चुप रहे, वहां सदन में नहीं बोले क्योंकि देश की सुरक्षा का हवाला दिया गया हमें। और कह रहे हैं कि अरे हमने आपको कहा था, आप आजादी के 50वें वर्षगांठ पे आप गए थे, बांग्लादेश की आजादी का 50वां वर्षगांठ मना रहे थे, तो क्या कहा था आपने? भारत के प्रधानमंत्री का बयान है, संजय सिंह का बयान नहीं है। उन्होंने कहा मैं बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ा हूं, जेल गया हूं। ये तो बांग्लादेश की आजादी के योद्धा है हमारे प्रधानमंत्री जी, ये तो खुद कहे हैं ये। अब भाजपा ही कहते हैं कि बांग्लादेशियों को यहां से भगाओ, हटाओ। तो आपके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं। तो बांग्लादेश तो बनाने में हमारी भूमिका रही है, उनसे हमारे मित्रवत संबंध रहे हैं पहले लंबे समय तक। तो आप बात करके अत्याचार रुकवाइए और जो जरूरत पड़े कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर।
हमने रोका है आपको? मतलब ये अजीब सी बातें होती हैं, जिसकी जिम्मेदारी है वो कुछ करेगा नहीं। राहुल गांधी सेना को आदेश दे सकते हैं कि अखिलेश यादव दे सकते हैं? आप मुझे बताइए, या किसी भाजपाई से पूछ के बताइए। अगर अखिलेश यादव चाहें यार, मतलब मामला हमारे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है और हम चिल्ला रहे हैं कि बाइडेन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, और ओबामा क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, और ट्रंप क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, व्यक्तिगत आपसे है और आपके नेताओं से जुड़ा हुआ सवाल है। आप लोगों को जब जेल भेजा गया तो क्या जेल में भी आप लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी? देखिए, वो मैं कई बार बता चुका हूँ, 13 दिन तक मुझे एक छोटे से कोठरी थी, वहां पे रखा गया, तन्हाई में रखा गया। जिसमें 2 लोग हमारे साथ और थे। और उसमें 1-2 बार ऐसी भी परिस्थिति हुई कि मैं कोशिश करता था कि अपना थोड़ा वॉक कर लूं निकल के, उसकी इजाज़त नहीं दी गई। कुछ लोगों से बात कर लूं, उसकी भी इजाज़त नहीं थी। और जब मुझे निकाला जाता था जेल से, कोठरी से, 2 बार मेरा ब्लड प्रेशर होता था और शुगर का टेस्ट होता था, तो उस समय अनाउंस होता था कि वार्ड नंबर 1 और 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने बैरक में चले जाएं। जेल बंद होती थी, तब मुझे सुरक्षा घेरे में ले जाया जाए। ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कितने बड़े आतंकवादी को इन्होंने पकड़ लिया है। और उस तरह से 13 दिन तक मेरे साथ किया गया। फिर मैं सुपरिटेंडेंट से मिला, मैंने कहा भाई, आप एक सामान्य कैदी के अधिकार भी मुझे नहीं दे रहे हैं। बाकी लोगों को ये अधिकार है कि जब जेल खुलती है तो वो अपने सेल से निकल के बाहर एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुझे वो भी इजाज़त नहीं है। तो धीरे धीरे करके अपने अधिकारों के लिए वहां भी लड़ना पड़ा, जेल के अंदर भी। तो अभी उम्मीद है निगाहे करम बरकरार रहेगी सरकार की आप अब लोगों देखिए, पे? वो तो देखिए, ऐसा है कि एक तानाशाही एक इंसान के दिमाग का फितूर होता है, और उसको ये कहीं ना कहीं ये अहंकार हो जाता है कि हम ऐसे ही इनको ठीक कर देंगे। लेकिन बहुत, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके इस रास्ते से ठीक नहीं हो सकते। उसमें से एक नाम संजय सिंह का भी है। उनके इस, अगर वो चाहे सामंजस्य से बैठ के कोई देश और समाज के हित में काम करना हो, हम लोग साथ खड़े हैं। अकड़ के तन के झुक के रहो, बोलने नहीं देंगे, ऐसे ठीक कर देंगे, इतना एफआईआर कर देंगे, उल्टा लटका देंगे, तो लटकाओ, हम तो तैयार हैं उसके लिए ना। मैंने तो जब जेल में था तब भी मैं कोर्ट की तारीख पे आया था, तो मैंने कहा था कि मैं भारत के प्रधानमंत्री की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपको अगर ये अच्छा लगता है और लगता है कि ये सब कुछ करके आप संजय सिंह की आवाज को दबा देंगे, तो आप कोशिश कीजिए, आपको शुभकामनाएं। जेल जाते हैं तो कुछ महापुरुषों के बारे में पढ़ने का मौका मिल जाता है, थोड़ा आराम से सोने का भी मौका मिल जाता है, और जब देश के और दुनिया के महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो ये लगता है कि हमने इस देश और समाज के लिए रत्ती भर उनकी तुलना में कुछ नहीं किया। हमारा योगदान नगण्य है, नगण्य, कुछ नहीं है। 28 साल जेल में नेल्सन मंडेला जी ने बिताए और कितनी यातनाएं झेली। गांधी जी के संघर्ष को पढ़िए, भगत सिंह के संघर्ष को पढ़िए, तो लगेगा कि हम लोग कौन सा इतना क्या कर ले रहे हैं। मोदी जी चाहे तो और यातना दे सकते हैं, उनको शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजय सिंह जी थे, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। कुल मिलाकर इनकी बातों का लब्बो लुबाब यही निकला कि मुसलसल दुश्मने जहाँ की निगहबानी में रहना है और जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। इसी तरह से भारत समाचार से आप लोग जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।